चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस 8 खान सर का बुक है प्रैक्टिस 8 2। क्योंकि हम फास्ट चलेंगे, इस पे ज़्यादा कम डिटेल की बात करेंगे और ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिएगा, पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। पहला प्रैक्टिस सेट मैं डाल चुका हूँ, दूसरा प्रैक्टिस सेट डालूँगा। इसके बाद आपका जो है प्लेलिस्ट बना दूँगा, ठीक है? याद रखिएगा। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलेंगे, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो बनाने में मज़ा आता है, आप भी जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा जो है पुरातात्विक स्थल की सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो क्या नहीं संबंधित है ये बताइएगा। इसमें से 4 ऑप्शन हैं, आपको बताना है। तो देखिए, लोथल तो है ही, आप जानते हैं गुजरात में ये बंदरगाह था, आप जानते हैं। वालकोटा है ही, कालीबंगा तो आप जानते हैं राजस्थान का है। और लोथल जो है गुजरात का बंदरगाह है, आप जानते हैं। तो लोथल जो है गुजरात का है, कालीबंगा बंगाल से है, वालकोटा तो आप जानते हैं हरियाणा के क्षेत्र से बिलोंग करता है। ठीक है? तो इस तरह से बना हुआ है। और बालकोटा जो है, याद रखिएगा, ये सब जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित होते हैं। लेकिन रोमन जो है इटली से संबंधित है, जो कि आपका इटली की राजधानी भी है, याद रखेंगे। ठीक है, रोम। तो ये तो है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध परिषद की अगर बात करते हैं हम लोग, तो बताइएगा कहाँ था, ये बताएंगे, आंसर का जवाब देंगे। देखिए, बालकोटा का क्लियर नहीं किया हुआ है, कहीं-कहीं जो है आपका हरियाणा, कहीं राजस्थान शो कर रहा है। तो बालकोटा को आप याद करेंगे कि हम इसको विशेष रूप से इसका डिटेल हम याद नहीं करेंगे, बस बालकोटा था सिंधु घाटी का, ये बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है? क्योंकि इससे आज तक सवाल हम नहीं देखे हैं कि पूछा है, तो इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। तो द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी, ये बता सकते हैं? तो द्वितीय बौद्ध परिषद की अगर बात करें, तो हमारे आगे सबसे पहले जान लीजिए 4 बौद्ध परिषद हुआ था, जिसमें पहला हमारा जो है अजातशत्रु करवाया था, जो कि राजगृह में करवाया था। ठीक है, पहला। दूसरा करवाया था हमारा कालाशोक, आप जानते हैं, जो कि कहाँ करवाया गया था पता है? वैशाली में। यही आंसर आपका सही है, वैशाली में करवाया गया था। और अगर आपसे पूछे जाए कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो पाटलिपुत्रा में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। पहला तो आप जानते हैं कि कहाँ हुआ था, राजगृह में। और चौथा जम्मू कश्मीर कनिष्क करवाया था, याद रखिएगा। आगे सवाल बनता है, तीसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन था, ये पूछ रहा है, बीबीआई क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, ये बताएंगे। तो आप बहुत अच्छे से इस ऑप्शन को देखते हुए आप बता सकते हैं। तो जॉर्ज यूकल का नाम सुने हैं, वही आंसर आपका सही होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में जॉर्ज यूकल था। जॉर्ज यूगल जो, याद रखिएगा, इलाहाबाद का अधिवेशन जो हुआ था 88 में, याद रखिएगा 1888 में, उसी समय ये अधिवेशन हुआ था, याद रखिएगा। चलेंगे आगे, सवाल बनता है, चौथा प्रश्न चलता है। चौथा प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में आए ब्रिटिश कमीशनों में से श्वेत कमीशन किसे कहा गया है? एक ब्रिटिश कमीशन आया था जिसमें श्वेत कमीशन कहा जाता है, उसे किसे कहा जाता है श्वेत कमीशन, बता सकते हैं? तो श्वेत कमीशन उसी को कहते हैं जो 8 नवंबर, याद रखिएगा, 8 नवंबर 1927 को आया था, जो कि 28 में हमारे भारत में पूर्णतः लागू कर दिया गया था। वो है साइमन कमीशन, वापस जाओ। ठीक है, तो भारत में 1928 में आया था, 1927 में ये लागू हुआ था, नियुक्त किया गया था, जो कि इसमें सिर्फ अंग्रेजी अधिकारी ही थे, माना जाता है, याद रखिएगा। तो याद रखेंगे, ठीक है। तो आपको साइमन कमीशन याद रखिएगा, श्वेत जो है कमीशन भी कहते हैं। पांचवा प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने स्थानीय सरकार की स्थापना के लिए पहल की थी, बता सकते हैं? ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने स्थानीय सरकार की स्थापना के लिए पहल की थी? कौन किया था स्थानीय? ठीक है, स्थानीय बताइएगा। तो याद रखेंगे, स्थानीय की अगर बात करें हम लोग, तो इसका आंसर आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लॉर्ड रिपन का नाम आता है, याद रखिएगा। लॉर्ड रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्र की स्वतंत्रता का बहाल करते हुए क्या किए थे कि 1882 में क्या हुआ था कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था, जो कि समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, लॉर्ड लिपिन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य जो है स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, जो कि स्थानीय सरकार भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे, जो कि हमारा जो आगे चल के बनता है, जो हमारा पंचायत और नगर पंचायत बनते हैं, वो उसी से जुड़ा हुआ भी बन जाता है, याद रखिएगा, है ना?
बनेगा? स्थानीय स्वशासन को ही ग्राम पंचायत या पंचायत कहते हैं। तो क्वेश्चन किसी भी ढंग से पूछेगा, ठीक है, आगे चल के बनता है, याद रखिएगा। इसके समय में तो स्थानीय स्वशासन ही कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे सवाल बनता है, छठा प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गाना लिखा था? किस देश का राष्ट्रीय गाना लिखे थे? तो आप जानते हैं ये बांग्लादेश के लिखे थे। राष्ट्रीय टैगोर जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं वो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गाना लिखे थे, याद रखिएगा। कब लिखे थे? तो याद रखिएगा, आगे गाना का बोल सुन लीजिए, अमार सोनार बांग्ला, जो कि ये हुआ था जिसमें 1905 में बंगाल में पहले विभाजन हुआ था, के समय हुआ था। और जब बांग्लादेश 1971 में जब भारत और बांग्लादेश के बीच हो रही थी, उस समय जब अलग हुआ था, उसी समय ये गाना गाए थे, मतलब लिया गया था, बांग्लादेश एक्सेप्ट कर लिया था, हमार सोनार बांग्ला। ठीक है, समझ गए। 1905 की अगर बात करें तो 1905 में बंगाल के पहले विभाजन हो रहा था, समय लिखा गया था। और जब 1971 में जब विभाजन हुआ तो इसी चीज़ को रख लिया गया, हमार सोनार बांग्ला को रख लिया गया है, और बांग्लादेश हमेशा इसे रखता है। क्लियर हो गए? जहाँ पे हमें लगा कि कुछ कन्फ्यूजन होगा आप लोग को, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, 1971 की लड़ाई हुई थी ना, बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था, तो उस समय। आगे चलेंगे, विलियम बैंटिंग द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था? बताएंगे, विलियम बैंटिंग द्वारा जो है निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था, ये बता सकते हैं। तो याद रखिएगा, उपाय को लागू नहीं किया गया था, ये सवाल आपसे पूछेगा तो क्या जवाब दीजिएगा? तो याद रखिएगा, दास प्रथा का सुधार अंत नहीं किया गया था उस समय, इसके समय में, मतलब एक तरह से नहीं हो रहा था, इससे विलियम बैंटिंग ने नहीं करवाया था। ठीक है, और सब है, ठगों का दमन, सती प्रथा, देखा जाए तो धर्म के परिवर्तन के कारण ये सब जो है दूर किया गया था। ठीक है, लेकिन इस पे कोई काम नहीं किया गया था। 8वें प्रश्न की बात करें तो इनमें से कौन सा देश जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था? धुरी राष्ट्र था जो कि गुट का सदस्य नहीं था, तो इसमें से 3 होंगे, 1 नहीं होंगे। तो आप जानते हैं चीन जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था, याद रखिएगा, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ था, जो कि धुरी राष्ट्र का सदस्य नहीं बना था। और द्वितीय विश्व युद्ध पूछेगा तो आप जानते हैं 1939 से लेके 1945 का डेट हम याद रखते हैं। आगे सवाल बनता है कि 9वां प्रश्न है कि शिकागो में 1893 ईस्वी में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? तो विश्व धर्म संसद में भाग लेने वाले व्यक्ति का नाम बताना है, जो कि शिकागो में हुआ था, जो कि 1893 में हुआ था। और आप उनके बारे में जानते हैं, जो कि बहुत ही फेमस हैं, विवेकानंद का बात होता है। तो स्वामी विवेकानंद की बात होता है, वही भाग लिए थे, याद रखिएगा, शिकागो में। आगे सवाल है, 10वां प्रश्न है, खाली जगह है, पहला मतलब फिल इन द ब्लैंक्स है, को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था। तो किसे चुना गया था ये बता सकते हैं? संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था, किसे चुना गया था ये बताइएगा, तो बताइए जल्दी जल्दी बताएंगे। 10वां प्रश्न का जवाब देंगे, 10वें प्रश्न का जवाब देंगे तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा एच सी मुखर्जी का नाम आता है, याद रखिएगा। तो एच सी मुखर्जी का नाम आता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो एच सी मुखर्जी का नाम आता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और एच सी मुखर्जी का फुल नाम याद है? हरेंद्र कुमार मुखर्जी, याद रखेंगे, उपाध्यक्ष थे, याद रखेंगे। इनकी मृत्यु अगर डेट पूछते आपसे तो बता दीजिएगा 4 अगस्त 1956 को बता दीजिएगा। खत्म बात, आगे बढ़ेंगे। आगे है 11वां प्रश्न है, 11वें प्रश्न को ध्यान में रखते हुए भारत के संविधान का वास्तुकार माना जाता है, तो हम जानते हैं वास्तुकार किसे मानते हैं? बी आर अम्बेडकर को, वी आर अम्बेडकर जी, याद रखिएगा, भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है, हमेशा ध्यान रखेंगे। और याद रखिएगा इसके निर्माता जो आप जानते हैं, ये तो हमारे किस कमेटी के अध्यक्षता में की गई थी? तो ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता में की गई थी। और याद रखेंगे ये जो अम्बेडकर जी थे, अनुसूचित जाति महासंघ के समाप्त करके रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की घोषणा किए थे, याद रखेंगे। चलिए आगे चलें। दूसरा प्रैक्टिस सेट आप चल रहा है, आप देख रहे हैं 12वां प्रश्न आ गया है। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारिता प्रक्रिया काफी हद तक खाली जगह संविधान द्वारा प्रभावित है। बताइएगा, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारिता जो है, प्रक्रिया जो है, काफी हद तक बताइएगा द्वारा प्रभावित है। किससे प्रभावित है, किस देश से प्रभावित है, ये पूछ रहा है आपसे, बताना है तो फटाफट बताएंगे।
तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। आप जानते हैं इससे क्या-क्या लिया गया है, आप जानते हैं न्यायपालिका का स्वतंत्रता लिया गया है, मौलिक अधिकार लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद का लिया गया है। मौलिक अधिकार तो अब बता ही दिया मैंने, न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना? तो चलिए आगे चलते हैं। आपसे एक सवाल है राष्ट्रपति का महाभियोग जो है किस देश से लिया गया है, जो चलता है? 13वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो सूचित में तत्वों की सूचित में सम्मिलित नहीं किया गया है, कौन-सा नहीं किया गया है ये बताइएगा। तो आप अच्छे से जानते हैं धार्मिक अधिकार को छोड़कर बाकी सभी को नीति निर्देशक तत्व में सूची में रखा गया है। तो धार्मिक अधिकार को छोड़कर, ठीक है? धार्मिक अधिकार को छोड़कर सभी होंगे क्योंकि विश्व शांति का प्रचार, ग्राम पंचायत का सहायता, मुक्त शिक्षा, याद रखिएगा मुक्त शिक्षा का अधिकार ये सब जो है नीति निर्देशक तत्व में है, याद रखिएगा। आगे चलेंगे 14 प्रश्न की बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन-सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? तो भारत में मौलिक अधिकार हमारा जान लीजिए कि इसमें काम करने का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है, क्या ये होगा? बता सकते हैं? तो यही आंसर है क्योंकि मौलिक अधिकार हमारे कितने हैं? 6 हैं, आप जानते हैं जिसमें समानता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। याद रखिएगा और भी अधिकार हैं जो कि आपको कमेंट बॉक्स में बाद में बताएँगे। आगे सवाल बनता है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु अगर बात करें तो 25 माना जाता है। 30 वर्ष ये जो है राज्यसभा के लिए, 25 वर्ष लोकसभा के लिए और यही आंसर आपका सही होगा, याद रखिएगा। ठीक है? सही मैंने बोला तो आंसर लगाएँगे। तो ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा, यही सही है। 16वां प्रश्न की बात करें लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो लोकसभा का एक अधिवेशन हुआ था जो कि कब शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा 17 अप्रैल को बात करते हैं। 17 अप्रैल 1952 की बात करते हैं तो 1952 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी जो कि आंसर लगाएँगे, याद रखिएगा। 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए ये चुना गया था। आगे सवाल है 17वां प्रश्न है नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? नगर निगम का अध्यक्ष को हम क्या कहते हैं? ये पूछने का मतलब है। तो नगर निगम का अध्यक्ष को हम याद रखिएगा ये आप जानते हैं सीधे सरकार से जुड़ा हुआ है, पंचायत से जुड़ा हुआ है। नगर निगम एक अलग आता है, नगरपालिका और पंचायत जो कि 73वें संविधान में पंचायत की बात करता है और 74वें संविधान में संविधान संशोधन में याद रखिएगा नगर की बात करता है जिसे महापौर कहा जाता है अध्यक्ष को। 18वां प्रश्न की बात करें तो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, तो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी ये बता सकते हैं? तो भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष की अगर बात करें तो मीरा कुमार का नाम सुने होंगे, यही जो हैं आप याद रखिएगा मीरा कुमार नाम है, जो कि याद रखेंगे 4 जून से लेके 2009 के 4 जून 2009 से लेके 16 मई 2014 तक रही थी, यही लोकसभा स्पीकर बनी थी। आगे चलेंगे 19वां प्रश्न की बात करें भारतीय संविधान में वह संशोधन जिनसे मतदान आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष तक घटा दिया गया था। मतलब भारतीय संविधान को 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष तक कर दिया गया था। तो किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है? ये सवाल आपसे पूछेगा। तो आप जानते हैं 61वां संविधान संशोधन को बोला जाता है। याद रखेंगे 61वां जो कि 21 वर्ष से घटाकर आपका 18 वर्ष कर दिया गया है मतदान देने का अधिकार। 20 प्रश्न है कि अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन मतलब स्विंग जो होता है का दिशा क्या होगा? तो हम जानते हैं कि हमारा पूरब से उगता है तो हमारा मतलब पश्चिम से पूरब चलेगा। क्या ये सही मैंने बताया? बताइएगा। तो याद रखेंगे ये जो है पश्चिम से पूरब चलेगा तभी तो पूरब में सूरज उगेगा, है ना? क्लियर? आगे सवाल है 21वां प्रश्न है प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? प्योंगयांग जो है किस देश की राजधानी है बता सकते हैं? तो प्योंगयांग जो बात करते हैं हम लोग ये उत्तर कोरिया का राजधानी है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन मैंने राजधानी पे करवा दूंगा, जल्द करवा दूंगा, डोंट वरी। आगे चलेंगे वायुमंडल की ओजोन परत निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है? वायुमंडल की ओजोन परत जो है निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट किया जा रहा है या किसके कारण हो रहा है? तो आप जानते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा नष्ट किया जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी दिख गया होगा। आगे सवाल बनता है 23वां प्रश्न को ध्यान में रखते हुए पढ़िएगा कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश अगर आपसे पूछ देना तो आप बिना सोचे समझे जवाब लगाइएगा 8 डिग्री 4 नॉर्थ अक्षांश में लगा दीजिएगा।
और याद रखिएगा, अगर अक्षांश की बात करें, फुल डिटेल की बात करें, मुख्य स्थिति की बात करें, उत्तरी अक्षांश की बात करें, तो 8 डिग्री 4 मिनट तो देख ही रहे हैं, नॉर्थ मतलब उत्तर से लेके कितना 37 डिग्री 6 मीटर, सॉरी 6 सेकंड उत्तरी अक्षांश में है। क्लियर, याद रखिएगा, यही पूरा डिटेल है। अक्षांश का देशांतर का अलग होता है 68 और 68 97 से जुड़ा हुआ है, जो कि मैंने पढ़ाया है भौगोलिक स्थिति में। अगर नहीं पढ़े तो जाकर देख लीजिएगा। भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है, भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बता सकते हैं? तो भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी किसे माना जाता है, आप बताएंगे तो हम समझ जाएंगे। तो हम जानते हैं कंचनजंगा को, क्योंकि भारत का यही कंचनजंगा ही है जो कि सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। कंचनजंगा, याद रखिएगा, विश्व का सबसे ऊंची चोटी पर स्थित एक बायोस्फीयर रिजर्व है, इसी पर याद रखिएगा सबसे ऊंची है। और याद रखिएगा भारत का सबसे ऊंचा है और ऐसे विश्व में दूसरा माना जाता है। आगे चलेंगे 25वां प्रश्न को ध्यान में रखते हुए। 25वां प्रश्न को देखिए और ध्यान से बताइए कि क्या होगा। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल अगर आपसे पूछे तो किस राज्य में है? तो हम जानते हैं गोदावरी नदी का उद्गम स्थल हम मत से पूछा जाए तो महाराष्ट्र तो हम मानते ही हैं। महाराष्ट्र के कहाँ से निकलते हैं बता सकते हैं तो बताइएगा। आपका आंसर क्या होगा इसमें बताइएगा 25 का। क्या मैंने सी सही बताया, एकदम सही बताया, त्र्यंबकम से निकलती है, याद रखिएगा। त्र्यंबकेश्वर बोला जाता है ऐसे, याद रखिएगा। इसका सहायक नदी अगर पूछा जाए तो मैंने पढ़ाया था नदी का सहायक नदी स्पेशली इंडियन ज्योग्राफी में, जिसमें पिंगयान, पिंगंगा, इंद्रावती, शबरी, मंजूला, वेन, गंगा खुद है इसके प्रमुख सहायक नदी हैं, याद रखिएगा। आगे सवाल बनता है 26वां प्रश्न की बात करते हैं। तो कृष्णा नदी जल विवाद से संबंधित राज्य कौन सा है? तो बताइएगा कृष्णा नदी जल विवाद से संबंधित जो है राज्य कौन है? तो दो ही तो राज्य हैं जिसमें कृष्णा नदी पे बनाया हुआ डैम है उसके कारण लड़ाई होता है। ऐसे 3 अगर आप देखें तो 3 को जोड़ लीजिए, क्योंकि उसके आसपास की बात हो रही है तो महाराष्ट्र को तो जोड़ना ही है, निश्चित है। महाराष्ट्र और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को जोड़िएगा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक को जोड़िएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। इसमें तमिलनाडु का नहीं आता है भूमिका, याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे, नर्मदा की बात करेंगे तब आगे होगा। सब पे विवाद ही है राज्य में, याद रखेंगे। तो आंध्र प्रदेश में से बहती है, याद रखिएगा, जो कि मात्र, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर, ये तीनों पे जो है संबंधित राज्य से जल विवाद चल रहा है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। चलिएगा 27 क्वेश्चन नंबर है, कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है, बताइएगा वैसा कारक बताइए जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। कौन नहीं करता है, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए जवाब दीजिए। नहीं करता है तो 27 का आंसर का याद रखिएगा कि डी होगा। पृथ्वी की परिभ्रमण जो है, गति जो है, ये जलवायु को प्रभावित नहीं करता है, छांस करता है, समुद्र से दूरी, पृथ्वी की परिक्रमा ये करता है, लेकिन परिभ्रमण जो होता है वो नहीं करता है। आगे सवाल है 28 क्वेश्चन है, काली मिट्टी को खाली जगह भी कहते हैं, तो काली मिट्टी को क्या कहते हैं, ये सवाल जवाब दीजिए। तो 28 का आंसर का जवाब याद रखेंगे। 28 का ऑप्शन नंबर ए रेगुल मिट्टी कहते हैं। आप जानते हैं काली मिट्टी को, ये कपास के लिए बेस्ट होता है, आप जानते हैं, महाराष्ट्र के लिए इंपॉर्टेंट होता है। 29 क्वेश्चन है, अलग अलग किस्म की फसल को उत्तरी, मतलब अलग अलग जो किस्म की फसल है को उसी जमीन में बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप से कहलाता है, क्या कहलाता है बता सकते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए है फसल पर्यावर्तन कहलाता है, फसल पर्यावर्तन कहलाता है, याद रखिएगा। 30वां प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है? तो निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है, बता सकते हैं? तो सबसे कम जनसंख्या अगर आपसे पूछे ना तो अच्छे से जवाब दीजिएगा सिक्किम। क्या जवाब दीजिएगा? सिक्किम में, याद रखेंगे। तो सिक्किम में सबसे ज्यादा है, याद रखिएगा। तो हम मानते हैं कि सिक्किम में राज्य में सबसे कम जनसंख्या है, क्योंकि 2011 के रिपोर्ट के अनुसार ये आंसर सही है। अगर मेरा जनसंख्या नगरीकरण को देखे होंगे तो ये याद रखिएगा, इसका आंसर आप लगा देते। आगे सवाल है 31 क्वेश्चन है कि किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है, बताइएगा किसके द्वारा है? अर्थशास्त्र एक तो लिखे हैं चाणक्य, जो कि वो इसमें नहीं आएगा क्योंकि इकोनॉमिक्स से ये संबंधित है। तो बताइएगा क्या होगा इसका आंसर? तो याद रखिएगा एडम स्मिथ का नाम आता है, क्योंकि ये जो है इन्हीं से जुड़ा हुआ है, मनुष्य के भौतिक कल्याण की अध्ययन की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। आगे चलेंगे 32 क्वेश्चन नंबर है, विशिष्ट अर्थशास्त्र का संबंध है, बताइएगा विशिष्ट अर्थशास्त्र का संबंध है किससे है, बताइएगा। तो याद रखिएगा व्यक्तिगत अर्थ
आर्थिक एजेंडा से संबंधित होता है, एजेंटों से संबंधित व्यवहार से होता है, याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए तो है ही, ये तो सही होगा। दूसरा चीज़ आपको एक चीज़ और ध्यान देना होगा कि ऑप्शन नंबर बी संपूर्ण अर्थशास्त्र की समझ और व्यक्तिगत आर्थिक एजेंडा दोनों आपका सही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है सही है, ये अभी दोनों। आगे चलेंगे, दुधवा नेशनल पार्क, अगर इंडियन मेरा नेशनल राष्ट्रीय नेशनल देखे होंगे तो इसका भी आंसर लगाइएगा, क्योंकि मैंने इंडियन ज्योग्राफी बहुत ही जबरदस्त ऑनलाइन क्वेश्चन बनाया है, जिसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये चैलेंज मैं कर सकता हूँ। तो दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है बताइएगा। तो दुधवा नेशनल पार्क अगर पूछा जाए तो हम जानते हैं यूपी में है, और दुधवा नेशनल पार्क हमारा यूपी क्षेत्र में प्रभावित करता है। याद रखिएगा, ये बाघों का और बारहसिंगाओं के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, याद रखेंगे। आगे सवाल बनता है, 34वां प्रश्न है, किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया है। तो किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया है, ये बता सकते हैं। तो आप जानते हैं 34 का आंसर का जवाब दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है एवरेंज हावर्ड। एवरेंज हावर्ड का नाम आता है, द्वारा विकसित किया गया है, बस इतना ही जान लीजिए। आगे चलेंगे, 35 क्वेश्चन नंबर का जवाब दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक प्रत्येक के किस दिन मनाए जाते हैं। प्रत्येक जो है किस दिन मनाए जाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की बात करेंगे तो हम याद रखिएगा यूनेस्को द्वारा 8 सितंबर को मनाते हैं, याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। यूनेस्को द्वारा कब 1965 में ये हुआ था, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, 36वां प्रश्न की बात करें तो खाली जगह है, एक रंग बिरंगे और मंत्र मुग्ध कर देने वाला मेला जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश में मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं बता सकते हैं। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, नौचंदी मेला, नौचंदी मेला कहते हैं, जो कि बहुत ही जबरदस्त होता है, मंत्र मुग्ध कर देगा और अच्छा होता है होली से पहले। आगे चलेंगे, 34 क्वेश्चन नंबर बताइएगा। तो जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी, मतलब जेनेटिक खोज की खोज जो है किसने की, ये भी पूछेगा, या किसने की थी, या बताइएगा। 37 का क्वेश्चन नंबर आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा, हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना ने की थी, याद रखिएगा। इसमें और भी नाम आते हैं, मार्शल निर्वर्ग भी निर निर्वर्ग का भी आता है, हरगोविंद खुराना का भी आता है, सिवेरो का भी आता है, इनका सहयोगी थे, याद रखिएगा, जो कि किए थे। आगे चलेंगे, इसका ऑप्शन आपको दिखा दिया जाएगा, आगे क्वेश्चन तो पढ़ लीजिए। श्वेत रक्त कणिका जिसे डब्ल्यूबीसी कहते हैं, क्या मुख्य कारण है, डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, मुख्य कारण क्या है बताइएगा। तो देखिए, पोषक तत्वों का वहन करना, या संक्रमण से लड़ना, या ऑक्सीजन का वहन करना, या बल देना, डब्ल्यूबीसी का काम क्या है बताइए, यही तो सवाल पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, आपका पूछेगा तो याद रखिएगा, संक्रमण से लड़ने की बात करता है डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कणिका। 39 क्वेश्चन है कि पौधे में पानी और पोषण तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी उत्तक को कहा जाता है, क्या कहा जाता है ये बताइएगा। तो उस उत्तक को हम कहते हैं जाइलम, क्योंकि पौधे में पानी और पोषक तत्व के परिवहन की बात करते हैं, तो जाइलम के मदद से होगा, जाइलम उत्तक को कहते हैं, याद रखिएगा, उसे जाइलम उत्तक कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछेगा। आगे पूछेगा, अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रवित होती है। तो अम्लीय जो जठर रस होते हैं किसके द्वारा होगा, स्रवित होगा, मतलब निकलेगा, या जो कहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, वो होगा आमाशय के द्वारा होता है, जो कि हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर डी है। आगे चलें, देखिए, डब्ल्यूबीसी से एक क्वेश्चन और बन गया है कि श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य है। तो श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य हम जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, वो बताइए क्या होगा। तो याद रखिएगा, इसका कणिका जो है लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स आदि जो होते हैं, ये जो है रक्त के कई कण होते हैं, जिसमें हमारा श्वेत रक्त कणिका से मुख्य कार्य पूछ रहा है। तो हम जानते हैं संक्रमण से लड़ना ही, जो कि अभी जस्ट मैंने ये क्वेश्चन किया। आगे चलेंगे, 42 क्वेश्चन नंबर बात करते हैं। तो प्रत्येक वृक्क, वृक्क मतलब किडनी, किडनी मतलब नेफ्रॉन, याद रखिएगा, किन लाखों छोटी नलिकाओं से बना होता है। तो हम जानते हैं, जैसे वृक्काणु कहते हैं, जिसे नेफ्रॉन्स कहते हैं, याद रखिएगा। अब वृक्क मतलब किडनी, गुर्दा जो कह सकते हैं आप, कह सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। आगे चलेंगे, 43वां प्रश्न है, घेंगा की कमी से होती है। तो घेंगा के कमी से बताइए क्या होगा। तो हम जानते हैं आयोडीन की कमी से ही तो घेंगा होता है, और क्या होगा। आगे चलेंगे, आगे सवाल है, 44 क्वेश्चन नंबर है, मानव शरीर का कौन सा अंग जो है इंसुलिन पैदा करता है। तो मानव शरीर का कौन सा अंग जो है इंसुलिन पैदा करता है। तो हम जानते हैं, वो करता है हमारा अग्नाशय, क्या करता है, अग्नाशय जो है पैदा करता है, ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। आगे चलेंगे, प्रभावित भी करता है ना अग्नाशय को।
आगे समझ लेंगे एड्स क्या है। एड्स क्या है भाई? तो एड्स आप जानते हैं कैंसर तो नहीं है, एड्स और सीधी भी नहीं है। एड्स एक बीमारी है, संक्रमण बीमारी है, तो आँख से तो नहीं होगा, है ना? तो बता सकते हैं, तो याद रखिए घातक मृत्यु रोग है, मतलब आपको धीरे-धीरे खा जाएगा। समझ जाइए, हो गया तो चलिए जाने जाने की स्थिति आ गया। नीलहरित शैवाल है। तो नीलहरित शैवाल क्या होता है ये बता सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी स्वपोषी कहते हैं, याद रखिएगा। तो नीलहरित शैवाल जो है क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। 47 क्वेश्चन नंबर की बात करें, निम्नलिखित में से किसको दूध शर्करा भी कहते हैं? तो निम्नलिखित में से किसको दूध शर्करा भी कहते हैं, बता सकते हैं? तो हम जानते हैं 47 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए लैक्टोज कहते हैं। तो क्या कहते हैं? लैक्टोज कहते हैं, याद रखिएगा। और हम आगे बढ़ते हैं, फटाफट चलते हैं, खत्म करते हैं। 48 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है? आप बहुत अच्छे से जानते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है रंगीन होता है, वायु में भारी होता है और बहुत तेजी से गंध वाली होती है, जो कि हमारा ये नहीं है, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, याद रखेंगे। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ये सब जो है ग्रीन हाउस गैस है, याद रखिएगा। 49 क्वेश्चन नंबर है कि निम्न में से कौन सा जो है कौन सी सदिश मात्रा है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश मात्रा है, बता सकते हैं। बाहरी आवाजों को थोड़ा इग्नोर करिएगा अगर आवाज जा रही है तो। बताइएगा निम्नलिखित में कौन सी सदिश मात्रा है? तो सदिश मात्रा की अगर बात करें हम लोग, तो ऑप्शन नंबर बताइएगा ये होगा प्रतिबल होंगे, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, 50वां प्रश्न है 1 नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर क्या होते हैं, बता सकते हैं? तो याद रखिएगा 1 इंटू 10 पे पावर 12 मीटर होते हैं, याद रखिएगा नैनोमीटर। आगे चलेंगे, 51 क्वेश्चन नंबर है, जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है, तो बस के अंदर बैठे यात्रियों को पीछे की तरफ धकेलने लगता है। यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है, बता सकते हैं? तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि यह नियम जो है दर्शाता कौन है? तो आप जानते हैं न्यूटन के प्रथम प्रथम मतलब न्यूटन के गति का पहला नियम न्यूटन का, जो कि जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। आगे चलेंगे, 2 ऑप्शन नीचे है। आकाश में उड़ते पक्षी में होती है, क्या होती है भाई? आकाश में उड़ती पक्षी में क्या गति ऊर्जा होती है, स्थित ऊर्जा होती है? हमें तो लगता है दोनों होना चाहिए, क्यों? क्योंकि गति ऊर्जा और स्थित ऊर्जा दोनों होती है उड़ते हुए पक्षी में। दोनों करते हैं ना, रुकते भी हैं और उड़ते भी रहते हैं। 53 क्वेश्चन नंबर है, प्रकाश संश्लेषण में पौधा कौन सी गैस का अवशोषण करता है? तो याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण में अगर पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करता है, ये सवाल आपसे पूछे तो क्या जवाब दीजिएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बता दीजिएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ही है जो कि अवशोषण करता है प्रकाश संश्लेषण के पौधे में। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। 54 क्वेश्चन नंबर को जवाब दीजिएगा, फटाफट जवाब देंगे, थोड़े से जूम कर देता हूँ। और 54 का क्वेश्चन का जवाब दीजिए, ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है। तो ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए ठोस में, याद रखिएगा ठोस में ही ना, लोहा में मारिए आवाज देगा, है ना। 55 क्वेश्चन नंबर है, एक सौर सौर जल हीटर से गर्म जल प्राप्त नहीं हो सकता, बताइएगा। एक सौर जल हीटर से गर्म जल प्राप्त नहीं हो सकता, किस कारण नहीं हो सकता, ये सवाल आपसे पूछ रहा है। 55वां प्रश्न का जवाब देंगे, तो याद रखिएगा इसमें बादल छाए हुए दिन में नहीं हो सकता, क्योंकि सौर सेल में धूप चाहिए और धूप नहीं रहेगा तो क्या होगा, है ना। चलिएगा, 56 क्वेश्चन नंबर का बताइएगा, आपतन का कोण इनके बीच का कोण है, मतलब किनके बीच का, इनके कोण का, मतलब इस ऑप्शन के हिसाब से बता रहा है, तो किनके बीच का है आपतन कोण, बता सकते हैं। तो 56 का अगर बात करें, तो याद रखिएगा सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरणों की बात करता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। आगे चलेंगे, 57 क्वेश्चन नंबर को अगर ध्यान में रखें तो बताइएगा, एमसीबी एमसीबी जो होता है हमारे घर में, हर घर में अब होने लगा है, जो लघु पथन कहते हैं के मामले में वैद्युत विद्युत की बात कर रहा है, वैद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है। तो बताइएगा, अचानक देखते हैं वोल्टेज बढ़ता है तो कट जाता है अपने आप, तो बताइएगा, या शॉर्ट सर्किट होने की संभावना होती है तो कट जाता है एमसीबी। तो बताएंगे इसके बारे में, बताइएगा क्या है? तो इसमें याद रखेंगे, इसमें धारा के चुंबकीय प्रभाव होता है, इसलिए ये हो जाता है, कट जाता है और हम लोग सुरक्षित रह जाते हैं। 58 क्वेश्चन की बात करें, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किस गैस का प्रयोग इस लैंपों में किया जाता है? तो इस लैंप में किया जाता है, ये बता सकते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए सोडियम में किया जाता है, याद रखिएगा। हम जानते हैं सोडियम में करते हैं। आगे सवाल है, 59 क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग विस्फोट के रूप में किया जाता है, बताइएगा। निम्न में से किसका उपयोग जो है विस्फोट के लिए करते हैं,
ये बताइएगा, जबरदस्त क्वेश्चन है। नाइट्रोग्लिसरीन के द्वारा किया जाता है। आपका आंसर ये क्लियर हो गया। 60वां प्रश्न बताइए, 60वां प्रश्न बताइए, न्यूक्लियॉन का मान होता है। तो न्यूक्लियॉन का मान कितना होगा बता सकते हैं? ये रासायनिक विज्ञान का है संबंधित क्वेश्चन है ना। तो यह बताइएगा, तो याद रखेंगे ये जो है बताएंगे तो आंसर का जवाब जैसे, तो याद रखिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या में होता है, याद रखिएगा, है ना। नाभिकीय में मौजूद होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या में, याद रखिएगा। न्यूक्लियॉन माने वही हो गया, ठीक है। 61 क्वेश्चन नंबर बताइए, जलीय NaCl कि विद्युत अपघटन उत्पन्न करता है। तो NaCl जो है विद्युत अपघटन उत्पन्न करता है, तो कैसे करता है बता सकते हैं? तो याद रखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर की बात करें तो याद रखिएगा NaCl का होता है सोडियम क्लोराइड, हम जानते हैं। अब इसमें बताइएगा क्या होगा। तो क्षारता होता है, याद रखिए क्षारता होता है, क्षारीय होता है, याद रखेंगे। चलेंगे 62 क्वेश्चन नंबर, नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न आबंधन है। तो सही नाइट्रोजन गैस के अणु में अगर निम्न आबंधन पूछे आपसे तो बताइएगा 62 का आंसर का क्या होगा आंसर। तो ये कौन सा होगा बता सकते हैं? तो हम जानते हैं कि नाइट्रोजन में दो नाइट्रोजन के परमाणु पाए जाते हैं, हम जानते हैं। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आप जानते हैं एकल सहसंयोजक होगा, याद रखिएगा। 63 की बात करें तो मैग्नीशियम रिवर एक चमकदार सफेद लौ के साथ जलता है और सफेद जो होता है सफेद पाउडर में परिवर्तित होता है। इस सफेद पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ये इतना बड़ा क्वेश्चन घुमा के ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया, सोचिए। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाता है, क्या कराएगा? जो ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड वही सही आंसर लगाएंगे, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड के कारण होता है, याद रखेंगे, ठीक है। चलेंगे आगे, चलेंगे 64 की बात करते हैं। 64 में है कि ऑक्सीकरण के निम्न में कौन सा प्रक्रम सही है। तो ऑक्सीकरण के लिए निम्न में कौन सा प्रक्रम जो है सही है, ये पूछ रहा है आपसे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत धनी तत्व का निकलना ही याद रखिएगा ऑक्सीकरण का कारण है। 65 क्वेश्चन नंबर है, स्टेनलेस स्टील निम्न में कौन सा तत्व जो है मौजूद नहीं है। स्टेनलेस स्टील में याद रखिएगा निम्न में से कौन सा तत्व जो है मौजूद नहीं इस ऑप्शन के हिसाब से, तो बताइएगा। तो याद रखेंगे इसकी अगर बात करते हैं हम लोग, तो इसमें अगर आंसर की बात करें हम लोग तो स्टेनलेस स्टील में याद रखिएगा 15 से 20% मौजूद होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें 80% स्टील होते हैं, 88% याद रखिएगा। इसमें आप बताइए कि कौन नहीं है कौन है, बताएंगे। तो याद रखिएगा टंगस्टन जो है इसमें नहीं होता, आयरन, क्रोमियम, निकेल ये सब होते हैं, याद रखेंगे। आगे चलेंगे 66वां प्रश्न है, याद रखिएगा। तो नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो नाभिकीय रिएक्टर की बात करेंगे तो नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा होती है बता सकते हैं? तो हम जानते हैं नाभिकीय ऊर्जा ही होता है, याद रखिएगा नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर में नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, याद रखेंगे। आगे सवाल है 67 क्वेश्चन नंबर बताइए, बिहार राज्य की सीमा घिरी हुई है। तो बिहार राज्य की सीमा कितने से घिरी हुई है? 3 से कि 4 से कि 2 से? तो हम जानते हैं 3 राज्यों से घिरी हुई है, आप जानते हैं कितने राज्य से? एक तरफ झारखंड है, एक तरफ बंगाल है, एक तरफ यूपी है, ये आप जानते हैं। राज्य पूछा था, अगर देश पूछता तो एक था जो कि नेपाल है हमारा, है ना, याद रखेंगे। चलिए आगे आगे चलते हैं, आगे सवाल बताइएगा। आगे सवाल बताएंगे तो बिहार के जो है किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। तो किस में सबसे ज्यादा है कृषि जलवायु के मामले में, कौन सा राज्य सबसे अधिक जिले हैं बताएंगे बिहार के? किधर क्षेत्र में, मतलब कौन से क्षेत्र में बताइएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी है, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में सबसे ज्यादा जिले हैं कृषि के मामले में, याद रखिएगा। 69 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो बीपीसीएल बीपीएससीएल जो होता है बिजली विभाग वाला, है ना, बीपीएससीएल ऐसे याद रखेंगे, ने उत्सर्जन को कम करने और किस वर्ष तक अपने शुद्ध शून्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डीजल इथेनॉल मिश्रण विकसित किया था, बताइएगा कब तक लक्ष्य रखा है। तो हम जानते हैं 40 तक का लक्ष्य रखा है बस, और ज्यादा नहीं, ठीक है, याद रखेंगे। इसमें ज्यादा क्वेश्चन के सवाल का जवाब नहीं देना था। 70 प्रश्न की बात करें तो बांद्रा वर्सेवा समुद्री पुल का नाम जो है रखा गया है, क्या नाम रखा गया है? बांद्रा सर्वेशा समुद्री पुल जो है क्या नाम रखा गया है बता सकते हैं? तो याद रखिए वीर सावरकर जी का नाम रख दिया गया है बांद्रा पे, याद रखेंगे। आगे चलेंगे 71 क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया था, मतलब किसके शासनकाल में ये हुआ था बताइए। 71 क्वेश्चन नंबर 71 नंबर, ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक,
72 क्वेश्चन नंबर की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कृष्णा नदी का सहायक नदी कौन नहीं है बता सकते हैं? तो मंजीरा जो नहीं है, घाट प्रभा है, मसूई है, तुंगभद्रा है। अगर मेरा बोल रहा हूँ मैं नदी के बारे में, अगर मेरा देखे होंगे वीडियो जो इंडियन ज्योग्राफी का सीरीज जो चलाया था, याद रखिएगा वो बीएसपीएल का जो एग्जाम के लिए चलाया था उसमें ये मैंने पढ़ा है। अगर पढ़े होंगे तो 100% आप टिक लगाए होंगे। 73वां प्रश्न है कि निम्न में कौन सी नदी जो है धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है? धुआंधार जलप्रपात भी मैंने पढ़ा दिया, स्पेशली प्रपात भी पढ़ाया है मैंने। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी ताप्ती नदी, क्या ये सही है? बता सकते हैं? तो हमें तो नहीं लगता कि ताप्ती नदी पे है, तो ये तो मैंने गलत बता दिया, है ना? बता दिया ना? क्योंकि धुआंधार जलप्रपात जो है एमपी से संबंधित है, मतलब ये जो है धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? नर्मदा नदी पे है, तो कहाँ है? एमपी पे है, ऐसे हम लोग टिक लगाते हैं, है ना? तो याद रखिएगा धुआंधार जलप्रपात जबलपुर के, याद रखिएगा भेड़ा घाट क्षेत्र से है, जो कि हमारा एमपी में है जबलपुर, है ना? क्लियर? चलिए 74 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा मानव निर्मित रेशा का उदाहरण है? मानव निर्मित है, बता सकते हैं मानव निर्मित कौन सा है? मानव निर्मित रेशा रेयॉन कहलाता है। आप जानते हैं कृत्रिम जो है, याद रखिए कृत्रिम सूती और सूती या रेशाओं का मिक्सअप कहते हैं उसे। तो रेयॉन जो है ये आपका प्राकृतिक मतलब मानव निर्मित है। जूट, लीलन और रेशम ये सब जो है हमारा प्राकृतिक है। और लास्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ फसल से क्वेश्चन तो बनता है ना, बताइए कौन सा खरीफ फसल नहीं है, बताएंगे? तो 75 का क्वेश्चन नंबर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी गेहूं हमारा खरीफ फसल नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि धान, ज्वार, बाजरा ये खरीफ फसल है, ये तो हमारा रबी फसल में आता है, याद रखेंगे। गेहूं हमारा रबी फसल में आता है, याद रखिएगा। खरीफ फसल में धान, ज्वार, बाजरा आते हैं, याद रखिएगा। वर्षा ऋतु यानी जुलाई अगस्त के में बोई जाती है, जो कि अभी सीजन चल रहा है बोने का। और शरद ऋतु के प्रारंभ में यानी नवंबर में काट दी जाती है, आप जानते हैं। याद रखिएगा ये खरीफ फसल के बारे में मैंने बता दिया। रबी फसल तो आप जानते हैं इसके बाद जब ठंडी में शुरुआत होगी और गर्मी में मतलब मार्च के टाइम में कट जाएगा, याद रखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलेंगे। जय हिंद।